अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ना है। आप गौर से सुनिएगा। मिर्ज़ा गालिब के दादा मुगल बादशाही के आखिरी ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। जो मिर्ज़ा गालिब के दादा थे वो मुगल बादशाहों का जब दौर था, मुगलों का दौर जब था, उन्हीं के आखिरी ज़माने में, उन्हीं का आखिरी दौर चल रहा था मुगलों का, तो उस वक्त वो ईरान से हिंदुस्तान आए। इनके खानदान को मुल्क में मुनासिब मर्तबा मिला। जब ये हिंदुस्तान आए, इस मुल्क में इनके खानदान को एक अच्छा मर्तबा मिला, इनको अच्छे से इनको यहाँ पर खैर मकदम किया गया। गालिब आगरा में 1797 में पैदा हुए। वो गालिब फिर आगरा में ही 1997 में पैदा हुए। दादा, बाप और फिर चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में बड़ी हद तक तनहा रह गए। इनके बाप भी मर गए पहले, फिर चाचा मर गया, फिर दादा भी मर गया। तो बचपन में ही जब ये छोटा था मिर्जा गालिब, तो क्या हुआ, ये बहुत तनहा रह गए। इनके नाना ने इनकी परवरिश की, फिर इनके नाना जो है इनकी माँ के बाप, उन्होंने इनकी परवरिश की, लेकिन इनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन तालीम पूरी नहीं हुई। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में हो गई। 13 बरस का ही था मिर्जा गालिब जब इसकी शादी एक अच्छे से खानदान में की गई। ठीक है, दिल्ली के ही एक खानदान में। शादी के कुछ अरसा बाद गालिब आगरा से दिल्ली आ गई। फिर शादी के बाद कहाँ आ गई? आगरा से दिल्ली, और आखिरी दम तक यही रही, और फिर दिल्ली में ही हमेशा रहे। गालिब के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ में गुजरे। गालिब के जो आखिरी दिन थे, इसकी बहुत बड़ी लंबी बीमारी थी, जो लंबी खिंची, जो ठीक ही नहीं हुई, तो उसी के वजह से ये बहुत ज्यादा तकलीफ में था। तकलीफ में इसकी वो जिंदगी गुजरी, लंबी बीमारी थी, लेकिन इनके मिजाज की शौकी और जहन की ताजगी आखिरी वक्त तक बरकरार ही रही। जो इनकी शौकी थे, ये शौक मिजाज थे और ताजा दिमाग रखते थे। इनका जहन बहुत ताजा होता था, और इनके जहन में शौकी होती थी। उसने इसको आखिरी वक्त तक बरकरार रखा, इस शौकी और ताजगी को बरकरार रखा आखिरी वक्त तक। गालिब का इंतकाल दिल्ली में 1869 में हुआ। फिर कब मर गए? 1869 में दिल्ली में ही मर गए। गालिब को उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जाता है। फारसी शायरी में भी उनका मर्तबा बुलंद है। गालिब को एक बहुत बड़ा शायर माना जाता है उर्दू का, और फारसी में भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गालिब ने उर्दू में बहुत कम कहा है, लेकिन गालिब की जो एक जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, उसमें गालिब ने उर्दू शायरी बहुत कम कही है। फिर लड़कपन और जवानी का बहुत सा उर्दू कलाम उन्होंने अपने दीवान में शामिल भी नहीं किया। और लड़कपन था इनका, ये खुश रहा करते थे, हंसते थे, तन्हा रहा करते थे, खेलते रहे, उधर इधर करते थे। जब ये कलाम कोई कहते थे उर्दू में, तो वो जाया हो जाता था, वो नोट डाउन नहीं हो जाता था। बहुत सारा कलाम जाया हो गया है, जिनका इन्होंने दीवान नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे हिस्से का बनाया है। इस तरह इनका उर्दू कलाम इनके फारसी कलाम से बहुत कम, इसीलिए फारसी कलाम इनका ज्यादा है। जो इन्होंने फारसी में कहा है वो ज्यादा है बनस्बतन किसके? उर्दू कलाम के, क्योंकि उर्दू भी इसने बहुत कहा था, लेकिन वो जाया हो चुका। ठीक है, लेकिन आज दुनिया में जिस गालिब को उर्दू का बड़ा शायर मानती है, वो इसी छोटे से दीवान से जलवागर है। जो इसकी दीवान है, छोटी सी उर्दू बुक है दीवानी गालिब, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शायर है उर्दू के, वो दीवानी गालिब है उसका नाम। तो कहते हैं कि इतना कम छोटा सा हिस्सा उर्दू में लिखने के बावजूद भी ये बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, और लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर है, जलवागर है। गालिब के कलाम में जिंदगी और कायनात की बहुत नाजुकी और बारीकी बातों की तरफ इशारा मिलते हैं। जो गालिब है, इनकी जो शायरी है, इनके जो कलाम है, जो भी इन्होंने कहा है, उसमें जिंदगी के नाजुक चीजों पर रोशनी डाली गई है। ठीक है, उसमें नाजुक और बारीक बातें हैं, जिंदगी से जो मिलती है वो नाजुक और बारीक बातें, वो उसमें उसकी शायरी में है। उनके यहाँ फिक्र का पहलू ज्यादा नुमाया है। वो अपनी शायरी में ज्यादातर फिक्र आमोज होते हैं, फिक्र ज्यादा लाहक होती है उनको। ठीक है, और जज्बात बहुत कम है। ताहम उनकी शायरी फलसफा तो नहीं है, ये शायरी एक खास और सोचने वाले जहन के मुख्तलिफ तजुर्बात का इजहार करती है। जो इसकी शायरी है वो कोई फलसफा नहीं है, खुद ही लिखा मनगढ़ंत नहीं। ये जब इसकी शायरी पढ़ते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि ये किस बारे में गालिब लिखता है। जैसे गालिब ने लिखा है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक है, तो इस शेर में गालिब कहता है कि ये जो जिंदगी है, ये मेरे सामने एक खेलने का मैदान है, और मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं इसमें दिन रात क्या किया करता हूँ।
تو ایسے اس نے دوسری شاعر، اسی کا ایک اور شاعر ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. آج کل تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کعبے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بت خانوں کی ہم پرستش کرتے ہیں. تو اسی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس میں نازک باتیں پتا چلتی ہے. جو بھی خاص اس نے اپنی شاعری میں ڈالا ہے اس سے بہت زندگی کی بہت زیادہ نازک باتیں پتا چلتی ہے، اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے، اور ہمیں نئی نئی فکریں لاحق ہوتی ہے جب ہم اس کی شاعری پڑھتے ہیں. ہمیں نصیحت ملتی ہے اس میں. زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکے. کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے ہماری زندگی میں جس میں ہم غالب کے شعر سے مثال نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غالب کے شعر سے مثال نہیں دیتے ہیں. یہاں پہ جیسے میں آپ کو یہ بولوں گی کہ جیسے یہ ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ غالب نے اپنے دیوان میں ایک شعر غزل میں لکھا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان جو ہے وہ مجھے روکتا ہے اور مجھے اپنی اور کون کھینچتا ہے؟ کفر. میں آج کل کفر میں مبتلا ہے نا. ہم آج کل کی لڑکیاں دیکھو اب کتنے نہ پردہ کرتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، اور ہم سنیما ہوتے ہیں. اب یہاں تک کشمیر تو بہت کم ہے، تو لیکن باہر ہم دیکھیں گے کہ غالب یہ کہتا ہے کہ ایمان مجھے اب ایمان میں رک گیا ہوں، لیکن کیا ہے کہ کفر جو ہے وہ مجھے اپنی اور کھینچتا ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. کعبہ تو میرے پیچھے رہ چکا ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے مجھے کس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے. میں تو اب کن کے پیچھے ہوں؟ بتوں کے پیچھے تھے. ایسے ہی ہم کچھ زندگی کے کچھ مرحلوں میں ہم ایسی نصیحت آموز باتیں دیتے ہیں جو ہمیں غالب کے دیوان سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی مرحلہ چاہیے ہم نے پڑھا اظہار رائے نہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر الزبل مسئلہ ہو گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں. اسی لیے یہی وجہ ہے اس میں نصیحت آموز باتیں ہیں. اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کے شعر ہماری زبان پر اس لیے زیادہ ہے، ضرب المثل ہو گیا کہ ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نصیحت آموز باتیں ملتی ہے. غالب نے اردو نثر و نظم ایک الگ راہ نکالی ہے. غالب کا جو انداز ہے وہ نثر اور نظم میں بالکل الگ ہے. اس کی جو راہ ہے جو اس نے پکڑا ہے، جیسے لکھتا ہے اس نے الگ راہ پکڑی ہے. اس میں نظم میں بھی اور نثر میں بھی انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی. انہوں نے اپنے دور کو ہی جس وقت وہ زندہ تھے، جس وقت ان کا وقت جب تھا غالب کا، اس وقت کے لوگوں کو اس نے متاثر نہیں کیا. لیکن جو اب آج کل ہماری آنے والے نسلیں بھی ہے، جو اور آج ہے، جو آ رہی ہے پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر میں جو بھی نسلیں آئے گی تو وہ ان سے نصیحت آموز باتیں حاصل کریں گی. بیٹا یہ مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں ہے. خدا حافظ.